हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8 विषय गणित, अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम अनुपात अर्थात समान अनुपात और प्रतिलोम अनुपात, इस अध्याय के बारे में मैं आज आपको इसका थोड़ा सामान्य जानकारी दूंगा। देखो बच्चों, सीधा अनुपात अर्थात समानुपात यानी समान अनुपात किसे कहते हैं? कोई भी दो राशियां x तथा y प्रत्यक्ष या सीधे अनुपात में अथवा परस्पर अनुक्रमानुपाती, तो इसको प्रत्यक्ष अनुपात भी कह सकते हैं, सीधा अनुपात भी कह सकते हैं और अनुक्रमानुपात भी कह सकते हैं। दो राशियां x और y प्रत्यक्ष या सीधे अनुपात अथवा परस्पर अनुक्रमानुपाती कही जाती है यदि वे साथ साथ इस प्रकार बढ़ती या घटती है कि उनके संगत मानों का अनुपात अचर रहता है। अर्थात कोई भी दो राशियां हैं, यदि एक के मान में वृद्धि होती है तो दूसरे के मान में भी उतने ही उसी अनुपात में वृद्धि होना चाहिए। उसी अनुपात में यदि एक के मान में कमी होती है तो दूसरे के मान में भी उसी अनुपात में कमी होना चाहिए। अर्थात दोनों साथ साथ चलती है। यदि एक राशि में कोई वृद्धि होती है तो उसी अनुपात में दूसरी राशि में वृद्धि होती है। एक राशि में कमी होती है तो दूसरी राशि में भी उसी अनुपात में कमी होती है। तो इस प्रकार बढ़ती या घटती है कि उनके संगत मानों का अनुपात अचर रहता है। अर्थात x बटा y बराबर k। x और y क्या हमारे पास दो राशियां हैं। k, इस k का मतलब यहाँ पे k एक धनात्मक अचर है, ये स्थिरांक होता है, एक निश्चित संख्या होती है। जहां k एक धनात्मक अचर होता है तो x और y क्या कहलाती है? अनुक्रमानुपाती कहलाती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, उदाहरण देके बता रहा हूं। जैसे मान लो एक कार है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, राइट? तो बताइए वह कार, अब आप एक और उदाहरण देखिए। एक कार 5 लीटर पेट्रोल में मान लो 100 किलोमीटर चलती है या 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार में पेट्रोल कितना है? 5 किलोमीटर, राइट? 5 लीटर है और दूरी कितनी तय करती है? 100 किलोमीटर। तो एक कार 5 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब बताओ 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगी वो? तो हम 5 का भाग दे देंगे 100 में तो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर। यानी कार की औसत गति या औसत चाल क्या रही? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। तो पुनः समझो, कार में 5 लीटर पेट्रोल है और वो 5 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब यदि कार समान गति से चल रही है, अब आपको पूछा जाए बताओ कार में जो हमारी चाल है, जो गति है वही रखी है, कम ज्यादा नहीं की है, स्पीड एक ही रखेंगे, तो बताओ वही कार 3 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी जाएगी? क्योंकि 5 लीटर पेट्रोल में चलती है 100 किलोमीटर, तो 3 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? अब मुझे इतना बता दो कि 3 लीटर पेट्रोल में वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी या उससे कम या उससे ज्यादा? क्योंकि पेट्रोल हमारा कम हो रहा है और सीधा अनुपात या समानुपात का मतलब यही होता है कि एक राशि में कमी तो दूसरे में भी कमी हो जाती है, एक में वृद्धि तो दूसरी में भी वृद्धि हो जाती है। बातें समझो बड़ा ध्यान से। हमारा 5 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर वो कार चल रही थी,
तो 3 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर से कम ही तो चलेगी, क्योंकि पेट्रोल का मान कम हो गया, 5 की जगह 3 लीटर हो गया। तो कार भी 100 किलोमीटर से कम दूरी तय करेगी। और मान लो पूछूं कि वही कार 11 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, तो आप दिमाग लगाओ, 5 लीटर पेट्रोल में कितना चल रही थी कार, 100 किलोमीटर। तो 11 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी, 100 किलोमीटर से ज्यादा ही करेगी, क्योंकि पेट्रोल के मान में वृद्धि हो गई। अब आपके समझ में आ गया, यदि एक मान में कमी तो दूसरे में भी कमी होती है, एक राशि में कमी तो दूसरी राशि में भी कमी होती है, और एक राशि में वृद्धि तो दूसरी राशि में भी वृद्धि होती है। ये क्या कहलाता है, सीधा अनुपात या समानुपात कहलाता है। अब दूसरे देखो, मैंने लिखा प्रतिलोम अनुपात, नाम से हम समझते हैं बिल्कुल व्युत्क्रमानुपात, यानी बिल्कुल विलोम, उल्टा। सीधा या समानुपात में क्या होता था कि एक राशि में वृद्धि होती है तो दूसरे में भी वृद्धि होती है, एक राशि में कमी होती है तो दूसरी राशि में भी कमी होती है समझ में। वो तो होता है सीधा अनुपात या समानुपात। एक सिखाने जा रहा हूं प्रतिलोम अनुपात। इसका मतलब यदि एक राशि में कमी होती है तो दूसरी में उतनी वृद्धि होती है उसी अनुपात में, और एक राशि में वृद्धि होती है तो दूसरे में उतनी कमी, यानी उल्टा, एक राशि में कमी दूसरे में वृद्धि, एक में वृद्धि दूसरे में कमी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण सिखा रहा हूं, पहले देखिए परिभाषा बता दूं। दो राशियां x तथा y प्रतिलोम अनुपात में होती है। कब होती है, यदि x राशि में हुई एक वृद्धि y राशि में उतने ही कमी उत्पन्न करती हो, अथवा x में हुई एक कमी y में उतनी ही वृद्धि उत्पन्न करती हो, अर्थात एक में कमी तो दूसरे में वृद्धि, और एक में वृद्धि तो दूसरे में कमी। उल्टा हो गया, बिल्कुल विलोम हो गया। अर्थात x y बराबर k हो, यानी गुणनफल। समानुपात में तो क्या करते हैं अपन बच्चों, बट्टा में लिखते हैं, और प्रतिलोम अनुपात में गुणा करते दोनों राशियों को। तो क्या हो गया, x y बराबर क्या हो गया हमारे पास में k, और k क्या है यहाँ पे, वही हमारा एक स्थिरांक है। तो x y बराबर k हो तो x और y परस्पर व्युत्क्रमानुपाती कहलाती है। पुनः समझो, प्रतिलोम अनुपात का मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूं कि मान लो आपके पास में एक रोटी है, ठीक है, आप उसको खाना चाहते हो, तो आप अकेले खाने वाले हो तो आपको एक रोटी मिलेगी। मान लो जैसे आपने खाना शुरू किया, आपका साथी और आ गया, स्कूल में आप लंच कर रहे हो, आप एक रोटी लेके गए, आप खाने वाले भी एक हो, रोटी भी एक है, लेकिन आपका साथी क्या आज लंच भूल गया, वो भी आ गया, और आप क्या कहोगे, तू भी खा ले। तो आप खाने वाले दो हो गए और बराबर मात्रा में खाना चाहते हो, रोटी एक ही है, खाने वाले दो गए, तो राशि क्या हुई, यानी व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति पहले एक था, आप एक जने थे, तो एक व्यक्ति था और रोटी थी एक, तो खाने वाला एक व्यक्ति था, रोटी भी एक थी, तो एक खाने वाला था, एक रोटी पूरी मिल गई। और जैसे एक और की वृद्धि होगी तो व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो गई, तो रोटी की संख्या में कमी हो जाएगी। पहले आप अकेले खाने वाले थे तो आपको एक रोटी पूरी मिलती, अब खाने वाले दो गए तो आपको आधी आधी रोटी मिलेगी, अर्थात रोटी की संख्या में कमी होगी, उसके दो भाग हो गए। इसी प्रकार मान लो कि खाने वाले क्या हो गए, 3 जने हो गए, तो रोटी के बराबर 3 टुकड़े हो जाएंगे, 3 हिस्से कर देंगे। खाने वाले आप 4 जने हो गए तो रोटी को 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, अर्थात खाने वाले की जितनी संख्या बढ़ती जाएगी तो उस भोज्य सामग्री में या भोजन में उतनी कमी होती जाएगी। एक उदाहरण मैं आपको और सिखा रहा हूं, जैसे मान लो कोई मकान बनता है, समझ रहे इसकी बातें, डेफिनेशन सिखा रहा हूं मैं। एक मकान को एक कारीगर निश्चित समय में बनाने के लिए मान लो रोजाना 8 घंटे काम करता है कारीगर, तो रोजाना 8 घंटे काम करेगा, उसके हिसाब से एक कारीगर मान लो 60 दिन में एक मकान बनाता है, एक कमरा, मतलब ठीक है 2 महीने, तो एक कारीगर 60 दिन में क्या बनाता है, एक कमरा बनाता है। और मान लो किसी को वही कमरा जल्दी बनाना है, 30 दिन में बनवाना है,
तो 30 दिन में कैसे बनेगा? क्योंकि एक कारीगर 60 दिन में बनाता है, तो 30 दिन में, अब देखो दिनों की संख्या कितनी है? पहले 60 थी, एक कारीगर था, यानी कारीगर एक था और दिनों की संख्या कितनी थी? 60। अब क्या हो रहा कि वही मकान 30 दिन में बनाना चाह रहे हम, तो दिनों की संख्या में कमी हो गई, तो फिर कारीगरों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी। अर्थात एक कारीगर 60 दिन में बनाता है, तो 30 दिन में बताओ कितने कारीगर बनाएगा? हम पहले 1 और 60 को गुणा करेंगे, क्योंकि हमारी राशि क्या है? x और y ने, x और y। x का मतलब क्या है? कारीगर की संख्या, और y का मतलब क्या है? दिनों की संख्या। तो एक कारीगर, और यहाँ पे क्या हमारे पास में 60 दिन, तो एक कारीगर 60 दिन बनाएगा, तो 1 गुणा 60 दिन में पूरा मकान बन जाएगा। ठीक है। अब 30 दिन में बनाने के लिए, ऐसे समझ में, 30 दिन में बनाने के लिए हम 60 में 30 का भाग देंगे, तो 2 कारीगर, अर्थात 2 कारीगर 30 दिन में बना देंगे। और मान लो वही मकान आप 15 दिन में बनाना चाहो, क्योंकि एक कारीगर कितने दिन में बनाता है? 60 दिन में, तो 4 कारीगर बनाएंगे उसको 15 दिन में, क्योंकि 60 दिन में एक कारीगर बनाता है, तो 15 दिन में कैसे बनेगा? पहले आप x और y का गुणा करेंगे। x का मतलब कारीगरों की संख्या, y का मतलब दिनों की संख्या। x यानी एक कारीगर था, y यानी 60 दिन था, एक गुणा कितना हो गया? 60 बराबर 60 दिन। अब हमें क्या करना है कि जितने दिनों में हमको बनाना है उसका भाग लगा देंगे। तो हमें 15 दिन में बनाना है, तो 60 में 15 का भाग देंगे, 4 बार गया, तो 15 दिन में वही मकान बनाने के लिए 4 कारीगरों की आवश्यकता होगी। अर्थात आपको समझा दिया मैंने 2 उदाहरण से ये प्रतिलोम अनुपात। एक संख्या में कमी, एक राशि में कमी तो दूसरी वृद्धि होती है, या एक राशि में वृद्धि तो दूसरे में कमी होती है। मैंने आपको एक तो भोजन वाला उदाहरण सिखाया और एक कारीगर वाला, इनमें से जरूर रहेगा 100% सवाल। जैसे मान लो एक फल है, खाने वाला एक व्यक्ति है, तो उसको एक फल मिलेगा। अब खाने वाले 2 व्यक्ति हो गए, तो फल का आधा हिस्सा मिलेगा, 2 टुकड़े हो जाएंगे उसके। और खाने वाले मान लो 5 जने हैं, उसके 5 हिस्से हो जाएंगे, अर्थात उसको बिल्कुल कम मात्रा मिलेगा। जितने खाने वाले होंगे उतनी मात्रा कम होती जाएगी। इसी प्रकार मैंने मकान का उदाहरण सिखाया कि जितने अधिक कारीगर होंगे मकान उतने ही कम दिनों में बन जाएगा, और जितने कम कारीगर होंगे मकान उतने ही अधिक दिनों में बनेगा। अब देखो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब मैं आपको इस प्रश्नावली का पहला सवाल बता रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको प्रश्नावली का पहला सवाल सिखा रहा हूं। देखो पहला सवाल क्या लिखा है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। 4 घंटों तक तो पार्किंग शुल्क 60 रुपये लगता है, यदि 8 घंटों तक रखेंगे तो 100 रुपये शुल्क लगता है, 12 घंटों के लिए 140 रुपये शुल्क लगता है, और 24 घंटों तक 180 रुपये पार्किंग का शुल्क लगता है। जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे हम। यहां पे क्या ये समय है घंटों का और ये रुपए, 4 घंटे का कितना लग रहा है? 60 रुपये। हम प्रति घंटे का ज्ञात कर लेंगे सभी का। हम क्या ज्ञात करेंगे? प्रति घंटे का शुल्क। तो 4 घंटे का कितना? 60, तो ये हो जाएगा 60/4 बराबर क्या हो गया? 15/1। ये 8 घंटों को कितना? 100, तो 100/8। अभी 4 से कट जाएगा, देखो 4 दूनी 8 और 4 का भाग दिया 25। फिर ये कितने? 140 बट्टा कितना लिखेंगे? 12। तो इसको फिर हम किससे काट देंगे? ये कट देंगे भाई 2 से, 2 से काट देंगे, यह आ जाएगा 70 और ये आ जाएगा 6। ये कितना? 180। देखो 24 घंटों के लिए कितना रुपया लग रहा है? 180 रुपया। तो 1 घंटे के लिए कितना लगेगा हम भाग दे देंगे। 1-1 घंटे का क्या कर रहे हैं? 1-1 घंटे का मतलब भाग दे देंगे। ये 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे का शुल्क दिया है,
इन सब का प्रत्येक घंटे का शुल्क ज्ञात करेंगे तो भाग दे देंगे इनमें, रुपए में घंटे का भाग दे देंगे। देखो बच्चों 180 है, 180 में किसका भाग देंगे हम? 24 का, यहां देंगे 24 का। तो देखो काट कर लीजिए आप, ये किससे कटती है? 12 से काटेंगे, 12 एकम 12 बच गया 6, 12 बजे 60, ये कट गया 15 बार और 12 का भाग देंगे, ये आ गया 2। आप काट के देख लो इसको, हम 2 से काटेंगे 90, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 45, 2 से काटेंगे 6। अब ये इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो 3 का भाग 2, 3 का भाग 2 बार, 3 का भाग 15 बार, 15/2 रुपए। ठीक है, हमने प्रत्येक का क्या कर लिया? प्रति घंटे का पार्किंग शुल्क ज्ञात कर लिया। 4 घंटे के हिसाब से 1 घंटे का कितना बनता है? 15/1 रुपया। 8 घंटों के 100 रुपए के हिसाब से बनता है 1 घंटे का 25/2 रुपया, यानी 12.5 रुपया। और 12 घंटों का 140 रुपए के हिसाब से बनता है 70/6 रुपया। 24 घंटों का 180 रुपए के हिसाब से बनता है 15/2 रुपया। अब हमें क्या जांच करनी है कि ये प्रत्येक अनुपात या सरल अनुपात में है या नहीं। अब ये सभी मान यदि प्रत्येक घंटे में बराबर आ जाता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? ये सीधे अनुपात में होते, तो देखिए बराबर नहीं है, ये चारों मान क्या हमारे बराबर नहीं है, ये चारों मान बराबर नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए देखो ध्यान से बराबर नहीं है, तो मैंने लिख दिया पे 15/1 नॉट इक्वल 25/2 नॉट इक्वल 70/6 नॉट इक्वल 15/2। ये तो हमारा प्रति घंटे का पार्किंग शुल्क है। प्रति घंटे का पार्किंग शुल्क जो हमने ज्ञात किया, ये चारों मान बराबर नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या है? प्रत्येक अनुपात में नहीं है या सीधे अनुपात में नहीं है, इसलिए प्रत्येक अनुपात में यानी पार्किंग शुल्क, इसलिए पार्किंग शुल्क घंटों के प्रत्येक अनुपात में नहीं है। ये जो पार्किंग शुल्क है घंटों के प्रत्येक अनुपात में नहीं है बच्चों। छोटा सा सवाल है ये। अब इसके बाद आगे के सवाल मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।